वेलकम टू लीगल चौपाल। और आज हम बात करेंगे एंटी डाउरी लॉज के मिसयूज पर। अगर इस केस के एफआईआर में पति व उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाता है तो यह न्याय है या कानून का डर? इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2025 में क्या कहना है? जी, पिछले कुछ सालों से दहेज उत्पीड़न कानून जो महिलाओं के हित में बनाया गया था, उसके लगातार मिसयूज़ के मामले सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इसका विरोध देखा जा रहा है। 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बंसल वर्सेस साई बंसल केस में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एंटी डाउरी लॉज हैं उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो जितने भी लॉज बनाए जाते हैं दे आर देयर फॉर जस्टिस, नॉट टू इंटिमिडेट, डराने के लिए नहीं है ये। इसीलिए उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर किया, इस डिफरेंस को। धारा 498 ए आईपीसी आखिर क्यों बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि अच्छे कानून का गलत इस्तेमाल खतरनाक होता है? जी, जो मेजर कंसर्न है जिस पर इस समय बहुत ज़्यादा अपील, मैं सीधे कहूँ तो विवाद चल रहा है, वो है आईपीसी 498 ए, जो फिलहाल बीएनएस में सेक्शन 985 86 के नाम से है। 1983 में इस प्रोविज़न को जोड़ा गया था आईपीसी में। वजह थी कि भारत में उस समय डाउरी डेथ्स, सुसाइड्स और ये केसेस जो हैं विमेन एक्सप्लॉयटेशन, जो मैरिड वुमेन है उनके एक्सप्लॉयटेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। चारों तरफ से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी, जिसके बाद इस लॉ को, प्रोविज़न को लॉ में जोड़ा गया। लेकिन फिर मिसयूज़ भी होता है हर कानून का। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सुशील शर्मा केस में ये कहा था कि कोई भी अच्छा कानून अगर गलत नीयत के साथ यूज़ किया जाए तो वो आतंकित करने वाला एक हथियार बन जाता है, जैसे कि 498 ए। ये 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है और इस 60 दिनों में पुलिस क्या कर सकती है? जी, एक्चुअली कूलिंग ऑफ पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। कूलिंग ऑफ पीरियड, जैसे नाम से ही पता चलता है, कूलिंग ऑफ पीरियड में जनरली पुलिस कोई कोर्सिव एक्शन, यानी कहना चाहिए कि गिरफ्तारी, बल प्रयोग जैसी चीज़ें नहीं करती। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, सामान्य परिस्थितियों में। हालांकि इसके एक्सेप्शंस मौजूद हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने 498 कानून को संतुलन किया है या कमजोर बनाया है? बिल्कुल सही, एक वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो महिलाओं के अगेंस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेट मी क्लियर दिस। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आधी अधूरी जानकारी पे रिएक्ट करने बिल्कुल लग जाते बिल्कुल। हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया है, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं छीने गए। बस ये बैलेंस बनाया है कि जो रियल विक्टिम है, पीड़ित है, वो उस महिला को न्याय मिले, उसके लिए प्रोविजंस हैं। लेकिन ऐसा भी ना हो कि रिवेंज या किसी भी टाइप से कोई अपना मनमानी करने की जो सिचुएशन है उसमें कोई महिला इन प्रोविजंस का यूज़ करे और पूरी फैमिली को जेल भिजवा दे। इवन सास ससुर बुजुर्ग होते हैं कभी काफ़ी केसेस में वो, और या वो कोई ब्लैकमेल टाइप की कंडीशन ना क्रिएट कर सके। तो कोर्ट ने दोनों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया बैलेंस है। बनाया। जी। फैमिली वेलफेयर कमेटी क्या होती है और इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं? जी, फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में जानना ज़रूरी है। फैमिली वेलफेयर कमेटी एक लास्ट एफर्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच में जो मामला है उसे बातचीत से, समझौते के द्वारा सुलझाया जा सके, बिना किसी कोर्सिव एक्शन के। अ, इस कमेटी में एफडब्ल्यूसी जिसे कहते हैं, इसमें डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लोग होते हैं। इसके अलावा इसमें जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और मीडिएटर्स टाइप के जो लोग होते हैं जो दोनों पक्षों में बातचीत कराने के एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को भी शामिल किया जाता है। मोटिव बहुत ही क्लियर है कि जहाँ तक हो सके फैमिली का झगड़ा फैमिली में ही सिमट जाए, किसी भी टाइप की पुलिस या कोर्ट कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ फॉर द वेलफेयर। Obviously, its name is Family Welfare Committee, so obviously it's for family welfare. तो क्या 498 ए लॉ के तहत कभी किसी पति या उसके परिवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? नहीं, ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि हस्बैंड या उसकी फैमिली के मेंबर को कभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, ये कहा है कि कौन सी क्राइटेरिया पर वो अरेस्ट किए जाएंगे और कौन से पर नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, अगर डाउरी डेथ हुई है, 304 बी आईपीसी जिसे हम कहते हैं, या कोई ऐसा मामला बनना है जिसमें
10 ईयर या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट है, या फिर महिला को कोई ग्रीवस हर्ट यानी गंभीर चोट लगी है, उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, या एविडेंस सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है और कोर्ट उससे सेटिस्फाइड है, इन दैट केस कोर्सिव एक्शन भी लिया जा सकता है। मीन्स इन सीरियस केस यस, दे कैन टेक अगर एक्शन। हाँ, अगर कोई मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है तो जो कोर्ट ने कहा है कि इसका ये मतलब नहीं है सीधे सीधे अब तो वो फ्री हो गए और उनके जो दिलाएगा वो करेंगे, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। तो क्या ये फैसला असली पीड़ितों के लिए वास्तव में नुकसानदेह है? नहीं, वास्तविक पीड़ितों को इससे कोई हानि नहीं होगी। क्यों? सबसे पहली बात, एफआईआर दर्ज रहेगी, कोर्सिव एक्शन नहीं होगा टिल 60 डेज कूलिंग पीरियड। दूसरा, महिलाओं का मेडिकल, उनको जिस टाइप की भी हेल्प चाहिए, सिक्योरिटी, डाउरी एक्ट की कार्यवाही, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ जारी रहेगा। बस केवल 60 डेज तक अरेस्ट नहीं होगी अनटिल जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि वो नहीं होती, जब तक मामला बहुत सीरियस नहीं होता तब तक सिर्फ अरेस्ट नहीं होगी। तो महिलाओं को इससे किसी भी टाइप का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो क्या इस फैसले से पति को 2 महीने में समझौते या दबाव बनाने का मौका मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मैं पक्के तौर पे इस बात को कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रीजन क्या है, मैं एज फार एज द डिसीजन इज कंसर्न, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज कभी कभी थोड़ी अलग भी हो सकती हैं। एक्चुअली कोर्ट ने कहा है कि अगर हस्बैंड या उसकी साइड से कोई भी ड्यूरिंग दिस कूलिंग ऑफ पीरियड अगर वो कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, इन दैट केस जो महिला है, पीड़ित महिला है, वो एक और केस दर्ज करा सकती है, सेपरेट एक और मुकदमा दर्ज करा सकती है। दूसरा, अगर उसमें पहले कोर्ट ने अपने डिसीजन में अपनी गाइडलाइंस में बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर महिला की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा होता है या एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना बनती है तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड कोई काम का नहीं रहेगा और पुलिस विल अरेस्ट।